नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए भागों वाली उपन्यास का छठा तथा अंतिम अध्याय। लेखक रमेश पोखरियाल निशंक। इस उपन्यास के पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसी तरह की कहानी और उपन्यास के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। 4 माह के इस छोटे से अंतराल में ढेर सारे सुख दे गई थी छोटी बहू माधुरी अम्मा को। अम्मा ने खुद ही जबरदस्ती की थी बेटे से, वरना वह कहाँ साथ ले जा रहा था बहू को। माधुरी का भी मन नहीं था जाने का। वह तो चाहती थी कि अभी तक एक आधा साल घर रहे घर पर। अम्मा की सेवा भी हो जाएगी और कुलदीप भी धीरे धीरे गृहस्थी की वस्तुएं जोड़ लेगा। इन 4 महीनों में एक नया सा जीवन मिल गया था अम्मा को। सेवा और समयबद्ध भोजन ने कुछ ताकत भी भर दी थी अम्मा के अंदर। उसे खुद महसूस हो रहा था कि अब वह पहले से ज़्यादा स्वस्थ है। जीवन को लंबे समय तक जीने की चाह हर इंसान में होती है, यही अम्मा के अंदर भी थी। वह भी अभी और जीना चाहती थी। अम्मा का खाना पीना, सोना, नहाना धोना कितना व्यवस्थित हो गया था, लेकिन बहू के जाते ही फिर अम्मा की वही पुरानी वाली स्थिति हो गई। अकेली एक प्राण। सुबह नाश्ता बना लिया तो बस दिन भर ऐसा ही चलता। सुबह कुछ नहीं खाया तो दिन में बना लिया, वही दिन का बना हुआ फिर रात को गर्म करके खा लिया। बड़ी बहू झांकने तक को नहीं आती इधर की ओर, और कभी छोटा आ भी जाता तो उसे डांट कर बुला लेती। बेटा सुबह ड्यूटी पर निकलता तो फिर शाम को ही लौटता। घर में क्या चल रहा है उसे कुछ भी पता नहीं चलता। आते जाते बस कभी तबीयत का हाल पूछ लेता। माँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक है, अम्मा भी कह देती। कोई दिक्कत होगी तो साधना को बता देना, वह जाते जाते कहता। हाँ बता दूंगी, अम्मा उसे आश्वस्त करती। मन ही मन सोचती, अम्मा तुझे क्या मालूम बेटा कि दिक्कत ही तेरी बहू में है, तो और क्या कहूँ। मन की बात कभी भी जुबान पर नहीं लाती अम्मा। कभी भी बहू की शिकायत बेटे से नहीं की। सब ठीक ठाक चल रहा है ऐसा ही जतलाया। शिकायत करके फायदा भी क्या था? कितने दिन रहेगी वह? आखिर बेटे को पत्नी के साथ ही तो अपना जीवन काटना था। मेरी वजह से उनकी गृहस्थी में कोई अनबन हो, क्या फायदा। अम्मा जानती थी कि पुरुष के सामने हमेशा एक द्विध बनी रहती है, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पत्नी। दोनों जीवन के महत्वपूर्ण अंग। कई बार दोनों के झगड़े में उसे 2 पाटों के बीच गेहूं के समान पिसना पड़ता है। इसलिए वह बेटे को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं देना चाहती थी। धीरे धीरे अम्मा का शरीर जवाब देने लगा। देह रुग्ण होती चली गई। अब एक पानी का लोटा भी बामुश्किल उठता उससे। इसी के चलते खाने पीने का क्रम भी बिगड़ता चला गया, तो शरीर में कई रोग घर करते चले गए। जयदीप की चिट्ठी आ गई। जाने के तुरंत बाद ही उसे दूर कहीं सीमा पर तैनाती मिल गई। वह बराबर चिट्ठियां भेजता रहता, लेकिन माँ ने अपनी बीमारी की बात हमेशा उससे छुपाए रखी। आखिर उसको बतलाकर मिलता भी क्या? सिर्फ उसको ही दुख और तनाव मिलता। इतनी दूर से वह क्या कर सकता था? ज़्यादा से ज़्यादा इलाज के लिए पैसा ही तो भेज सकता था, जो कि वह तो हर महीने भेज भी रहा था। नौकरी पर जाते ही जयदीप ने हर महीने माँ की देखरेख के लिए 1000 रुपये की धनराशि भेजनी शुरू कर दी थी, लेकिन यह पैसा भाभी के नाम से भेजा करता। जयदीप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो रुपए वह अम्मा के लिए भाभी के नाम पर हर महीने भेजता है, वे अम्मा को तो मिलते ही नहीं। स्वार्थपरता और लालच की भी हद होती है, लेकिन जाने वह किस मिट्टी की बनी थी। उसे इस बात की शर्म तक नहीं थी कि देवर जयदीप जो रुपए अम्मा के लिए भेज रहा है वे तो उन्हें दे दे। 3-4 माह बीत जाने के बाद भी बहू ने जयदीप द्वारा भेजे रुपए में से 4 पैसे भी अम्मा पर खर्च नहीं किए। अम्मा को कभी कमर दर्द तो कभी हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द की शिकायत काफ़ी बढ़ गई। इसको बुढ़ापे की नियति मानकर बेचारी अम्मा चुपचाप दर्द सहन करने को मजबूर थी। दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा कि अब अम्मा का बिस्तर से उठना और चलना फिरना भी कठिन हो गया। अम्मा की बिगड़ती हालत देखकर अब बहू ने थोड़ा सा उधर ध्यान देना शुरू किया। बेमन से ही सही, वह दिन में खाने की थाली अम्मा के सामने रख जाती। खाने का मन तो नहीं होता, पर मन मारकर अम्मा 2 कौर किसी तरह पेट में डाल ही लेती। वही बचा कुचा फिर शाम को भी खा लेती। अम्मा की लगातार गिरती हुई सेहत देखकर दिनेश एक दिन अम्मा को हॉस्पिटल ले ही गया।
सारी जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अम्मा को किडनी की समस्या के साथ पथरी भी है। कुछ दवाइयां लिखकर डॉक्टर ने उन्हें हर सप्ताह हॉस्पिटल लाकर चेक करवाने की सलाह भी दी। अब सचमुच जिम्मेदारी आन पड़ी थी दिनेश पर। बिना इलाज के मरने भी तो नहीं दे सकता था वह अम्मा को। आखिर उसका दूध पिया है, 9 माह कोख में रखा है अम्मा ने। अब उसे हर सप्ताह अम्मा को स्कूटर के पीछे बिठाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। हॉस्पिटल की भीड़ और ऊपर से अशक्त और बीमार अम्मा, किसी तरह से डॉक्टर के पास दिखाना, फिर वापस घर लाना। 1 महीने तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अब साधना रोज के इस झंझट से अजीज आ गई। एक दिन पति पर उबल पड़ी। 4-4 भाइयों के होते केवल हम ही यह जिम्मेदारी उठा रहे हैं, बाकी लोग तो अपनी गृहस्थी में मस्त हैं कि हमने ही ठेका ले रखा है। ऐसा नहीं है साधना, घर में हम तो हैं, कौन देख रेख करेगा अम्मा की? दिनेश ने तर्क दिया। और फिर जयदीप तो हर महीने 1000 रुपये भेजता है हमें अम्मा की देख रेख के लिए। अरे 1000 रुपये में क्या होता है आजकल, वह तो 1 हफ्ते में ही दवाई पर खर्च हो जाते हैं। 1000 रुपये सभी भेजते तो कोई बात थी, उत्तेजित स्वर में साधना बोली। साधना की बात काफी हद तक सही लगी दिनेश को। आखिर माँ तो सबकी है, देख रेख और खर्च की जिम्मेदारी भी तो सबकी है। उसे चुप देख साधना फिर बोली, अजी मैं तो कहती हूँ कि सब भाइयों को बुलाओ, अपने इस बात पर फैसला कर लो जितनी जल्दी हो सके। बात हो गई, किंतु बात पर अमल नहीं हो पाया। 2 हफ्ते ऐसे गुजर गए। अब साधना ने दिनेश पर रोज रोज दबाव बनाना शुरू कर दिया। घर की कलह से पीछा छुड़ाने हेतु उसने तीनों भाइयों को पत्र लिखकर घर बुलवा लिया। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग एक बार घर आ जाओ। माँ की बीमारी का समाचार सुनकर दिल्ली से दोनों भाई घर पहुंच गए, लेकिन छोटा नहीं आ पाया। मालूम नहीं कि उसे चिट्ठी मिली भी या नहीं, यदि चिट्ठी मिली भी हो तो छुट्टी मिली या नहीं। दोनों भाइयों को पास बिठाकर दिनेश बोला, साधना को घर परिवार भी संभालना होता है। मुझे माँ को हर हफ्ते अस्पताल ले जाना पड़ता है, समय पर दवाइयाँ देनी पड़ती है। ऐसे में यदि सब मिलकर जिम्मेदारी निभाएं तो। काफी देर तक विचार विमर्श के बाद रास्ता निकाल लिया। दिनेश की बात भी सही थी, इसलिए दोनों भाइयों ने कोई प्रतिकार नहीं किया। वास्तव में समस्या तो थी ही, इसलिए एक नया रास्ता निकाला गया। तय हुआ कि अम्मा बारी बारी से 4-4 महीने हर भाई के घर में रहेगी। चूंकि सबसे छोटा माँ को साथ नहीं रख सकता, इसलिए वह हर महीने अम्मा के खर्च हेतु 2000 रुपये उस भाई के यहाँ भेजेगा जहाँ अम्मा रहेगी। अम्मा को इस फैसले की जानकारी हुई तो अम्मा का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। अपने बेटों के इस फैसले से अम्मा हतप्रभ थी। उसने इसका विरोध भी किया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यह घर छोड़कर यहीं पर मरूंगी। अम्मा की क्षीण आवाज भाइयों के फैसले के समक्ष दबी रह गई। किसी ने नहीं सुनी, बस कुड़कर रह गई थी वह। आज उसे अपने जीवन पर खुद ही तरस आने लगा। 4-4 बेटे, 3-3 बहुएं, पति द्वारा बनाया गया मकान, सारी पूंजी होते हुए भी वह शरणार्थी जैसी हो गई अपने ही घर में। मोहल्ले वालों द्वारा उसे दिए गए नाम भागो वाली अम्मा पर उसे हंसी आ रही थी। आज फैसले के अनुसार पहले 4 महीने अम्मा को रखने की जिम्मेदारी बड़े बेटे की थी। बड़े बेटे ने अगले ही दिन चलने की बात कहकर बेचैन कर दिया अम्मा को। कातर हो आया अम्मा का स्वर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, शास्त्री जी का यह घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या हमने ही ठेका ले रखा है तुम्हारा बोझ उठाने का? अम्मा की बात सुन दूसरी बहू रोक नहीं पाई अपने आप को। सुनकर अम्मा का दिल फट गया। तो अब मैं इन्हें बोझ लगने लगी? क्या नहीं किया मैंने इनके लिए? 9 महीने पेट रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई। कर रहा उठी अम्मा, हे भगवान, क्या यही दिन देखने के लिए जिंदा रखा है तूने मुझे? शास्त्री जी क्यों चले गए तुम मुझे ही यूं अधर में छोड़कर? मुझे भी अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? किसी ने नहीं सुनी उनकी करुण पुकार। जब अपने बेटे ही नहीं सुन रहे थे तो ईश्वर भला कहाँ सुनता? यदि ईश्वर सुनने वाला होता तो लाखों की संख्या में मौत चाहने वाले गरीब, असहाय, दीन दुखी और पीड़ितों को अपने पास न बुला लेता। अब तो भगवान भरोसे ही छोड़ दिया था अम्मा ने अपने आप को। यूं भी उसकी बात को सुनने के लिए कोई राजी नहीं था, फिर विरोध करके क्या फायदा? यह बात अम्मा की समझ में आ गई थी। सुबह होते ही दिल्ली वाले दोनों बेटे तैयार हो गए। 4 जोड़ी कपड़े एक पोटली में रखकर वह भी मजबूरी में तैयार हो गई। हथियार डाल दिए थे उसने बेटों के फैसले के आगे। बड़ी बहू को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि पहाड़ से चलकर बीमार सास यहाँ उनके साथ रहने चली आएगी। पति के साथ सास को भी घर आया देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गई, किंतु प्रत्यक्ष में कुछ नहीं बोली। सुरेश ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि वह अंदर से बहुत ज्यादा कुड़ गई है। 2 कमरों की इस गृहस्थी में
किसी तरह गुजारा कर रहे थे वे लोग, अब ऊपर से एक आफत को अपने साथ ले आए। इससे पहले 7 महीने तक देवर मेहमान बना था, बड़ी मुश्किल से उसको टकराया, तो अब ये बुढ़िया को ले आए। सुरेश पत्नी के मनोभावों को पढ़ने का आदी हो गया था। समझ गया कि पत्नी का मूड बिगड़ गया है, सो खुद ही बता दिया। माँ की तबीयत खराब थी, अब उससे कुछ नहीं होता। 3 भाइयों ने फैसला किया कि बारी बारी से माँ प्रत्येक भाई के यहाँ 4-4 महीने रहेगी। कुछ नहीं बोली रश्मि उस समय। सुरेश ने सोचा चलो बात खत्म होगी। बात खत्म कहाँ हुई, बात तो अब शुरू हुई थी। रात को सोते समय रश्मि ने बात शुरू की। इतने बड़े घर में तो तुम्हारे भाई बहू मौज कर रहे हैं और बीमारी की हालत में इस मुसीबत को यहाँ भेज दिया। मैंने बताया ना तीनों भाइयों के यहाँ बारी बारी से रहेगी अम्मा। सुरेश ने सफाई दी। तो पहले किसी और के यहाँ भेज देते, फिर कहा रश्मि ने। बड़ा मैं हूँ इसलिए बारी मुझसे शुरू हुई, सुरेश बोला। तुम तो हर जगह मारे जाते हो, कुछ भी अकल नहीं तुम्हें, जैसा कहे वैसा ही मान लेते हो। रश्मि ने मुंह फुलाकर बात समाप्त कर दी। बगल के कमरे में चारपाई पर लेटी अम्मा ने ये सारी बातें सुन ली। शरीर ही तो कमजोर था उनका, कान तो कमजोर नहीं हुए थे। सुनकर आंसू निकल आए उनके। मन हुआ अभी पोटली उठाकर निकल जाए इस घर से, लेकिन जाएगी कहाँ? छोटा बेटा है, बहू सहित इस दिल्ली में। इतनी बड़ी दिल्ली में ना जाने वह कहाँ रहता है। फिर उसकी बहू भी तो साथ है, वह भी तो ऐसे ही ताने मारेगी। नहीं नहीं, वह खानदानी लड़की है। 4 महीने तक सेवा किए हैं उसने घर में रहकर। अच्छा होता कि यहाँ आने की बजाय उसी के साथ चली जाती। कह भी तो रहा था साथ चलने को। घर से साथ ही तो आया था कुलदीप दिल्ली तक, बस अड्डे पर ही तो विदा हुआ। वहां जाते हुए पाँव छूकर कहा उसने, माँ अगर तुम्हें दिक्कत है तो पहले मेरे घर चलो, पर मना कर दिया था अम्मा ने। अब कौन बचा है जो जो उसे पनाह देगा? खून के घूंट पीने के अलावा और कोई चारा नहीं था उसके पास। किसी भी तरह उसे 4 महीने पूरे काटने थे यहाँ। अम्मा का दुर्भाग्य यहाँ भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। पहले दिन से ही उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। बेटा सुबह ही नौकरी पर चला जाता तो शाम को लौटता। बहू अपनी गृहस्थी के साथ साथ अपने बच्चों की देखरेख में जुटी रहती। सुबह और शाम को 2 रोटी ऐसे डाल देती जैसे कुत्ते के आगे रोटी का टुकड़ा फेंका जाता है। कुत्ते से भी बदतर जिंदगी हो गई थी उसकी। नाती नातिन को भी उसने ढंग से समझा दिया कि वे अब भी उसके पल्ले नहीं पड़ते थे। छुटकी को तो वह खूब समझा चुकी थी, किंतु छोटा भी नादान था, तो कभी कभार आ जाता। दादी की चारपाई पर तो रश्मि तुरंत झिड़क देती। अरे कहाँ बैठ रहा है, खांसी आ जाएगी तुझे भी। बच्चों को दिल में भी घृणा के बीज बो दिए थे। सिर्फ बहू बेटा ही नहीं, नाती नातिन की उपेक्षा का दंश भी झेलना पड़ रहा था अम्मा को। इससे तो बढ़िया वहीं अपने घर में पड़ी रहती थी खाट पर। खाती तो खाती, ना खाती तो मर जाती। पर यहाँ पर तो और दुर्गति हो गई। कम से कम अड़ोस पड़ोस की महिलाएं तो आ जाया करती थी कभी कभार। यहाँ तो कैदियों जैसा जीवन हो गया उसका। कुलदीप हर रविवार को आ जाता अम्मा से मिलने, पास बैठकर कुशल खबर पूछ लेता, लेकिन उससे कभी भी अपनी स्थिति का जिक्र नहीं किया अम्मा ने। वह उसको भी कष्ट नहीं देना चाहती थी। फिर अभी उसके पास जाकर भी क्या करती? इस 4 महीने के बाद तो उसी के पास जाना था। सो चुप रही, किसी तरह 4 महीने कटने का इंतजार करती रही। रो दो घर 4 महीने पूरे होने को थे। अभी एक हफ्ता और था 4 महीना पूरे होने में। तो बहू ने तीसरी बहू के यहाँ संदेश भिजवा दिया कि अब उनकी बारी तैयार है। बेटा तो कब से तैयार था। हर हफ्ते आकर यही कहता था, माँ कोई कष्ट है तो मेरे साथ चलो। लेकिन भगवान का शुक्र है कि पूरे 4 महीने कट गए थे उसके इस जेल में। जैसी जिल्लत भरी जिंदगी। यहाँ तो 4 महीने कट गए, लेकिन अब दूसरे बेटे के यहाँ भी तो 4 महीने काटने हैं। चाहकर भी तो वह अपने घर नहीं जा सकती थी। सच तो यह है, उसे अपने ही घर में ठीक लगता था। यहाँ तो कई बंदिशें हैं, खाने पीने से लेकर रहने सोने तक सब कुछ बंदिशों में ही करना पड़ता है। इतना बड़ा परिवार पाला अम्मा ने, लेकिन वह ना तो कभी बंदिश में रही, ना किसी पर उसने बंदिश लगाई। स्वतंत्र जीवन जीने दिया शास्त्री जी ने उसे। और आज शास्त्री जी के ना रहने पर अपने ही पेट की जाया ने अम्मा की जो दुर्गति कर दी, उस पर आंसू बहाती अम्मा बस यही सोचा करती थी कि दुनिया आखिर बेटों को ही चाहत क्यों रखती है। शास्त्री जी ने अपना पेट काट काट कर जो घर बनाया, वहाँ रहना भी अम्मा को नसीब नहीं हुआ, और लोग उसे भागो वाली अम्मा कहते हैं। अम्मा का दिल आज फटा जा रहा था, और बहुओं की खुदगर्जी देखकर। छोटी बहू माधुरी स्वभाव से तो अच्छी थी, औरों की तरह थी नहीं वह। 4 महीने जब अम्मा उसके घर में रखी तो माधुरी ने कोई कमी नहीं होने दी उसे। लेकिन यहाँ तो उसकी भी अपनी समस्या थी। एक तो वह गर्भवती थी, दूसरे एक कमरे का किराए का घर, वहीं पर किचन, और उसके बगल में दोनों की एक खटिया।
अब एक और खटिया अम्मा की भी पड़ गई थी वहां। अम्मा की खटिया तो बिछी ही रहती, किंतु सुबह होते ही वे दोनों अपनी खटिया को खड़ी कर देते। तब कहीं जाकर खाना बनाने और इधर उधर जाने की जगह बचती थी। अम्मा को लगा कि यहाँ वह बेटे बहू पर और बोझ बन गई थी। बहू ने कभी उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन कुलदीप से इस बाबत बात जरूर की थी। अम्मा ने महसूस किया कि शांत, शालीन और खुश मिजाज रहने वाली बहू के स्वभाव में भी अब धीरे धीरे उग्रता आने लगी। अब वह बात बात पर पति पर बिगड़ने लगी थी। उसने अम्मा को कभी कुछ नहीं कहा, 2 टाइम का खाना भी परोस कर देती, लेकिन बेटे के प्रति उसका व्यवहार अम्मा को कटु लगता। उसके इस व्यवहार से अम्मा को सब कुछ समझ आ जाता। माधुरी का व्यवहार गांव की अपेक्षा बदलने लगा था। अम्मा समझ रही थी कि 4-5 माह स्वतंत्र रूप से रहने पर माधुरी को अब अम्मा की दखलंदाजी चुभने लगी थी। एक दिन माधुरी काफी देर तक सोई रही। सुबह कुलदीप को ऑफिस जाना था। कुलदीप ने माधुरी को जगाने के लिए आवाज दी तो माधुरी ने बड़े रूखे स्वर में बोली कि एक दिन मैं देर से उठूं तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? मेरी कमर दुख रही है, सारा दिन तो बस काम में ही लगी रहती हूँ, एक दिन जरा देर क्या हो गई बस। अम्मा की तरफ एक नज़र देख कुलदीप ने समय की नजाकत समझी और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। माँ ने जैसे तैसे नाश्ता तैयार किया और कुलदीप को नाश्ता कराकर बहू के लिए नाश्ता लेकर गई। बहू उठ ले, नाश्ता कर ले, अम्मा ने माधुरी से कहा। नहीं अम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे आराम करना है, थोड़ा रूखी जुबान में माधुरी बोली तो मैं चुपचाप वापस आ गई। समय के हाथों लाचार अम्मा का एक एक पल भारी होता जा रहा था। माधुरी से अम्मा को ऐसी आशा न थी। एक बार फिर अम्मा के मन मस्तिष्क में भागो वाली अम्मा शब्द गूंजने लगा। तो क्या माधुरी ने जो सेवा, जो व्यवहार गांव में किया, वह महज एक दिखावा था? क्या केवल इसलिए कि जब तक गांव में रहो ठीक, क्योंकि वहां पर अपनी मेहनत का पैसा जो नहीं लग रहा था सेवा में, इसलिए यह सब दिखावा हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। गांव में तो माधुरी ने सहृदय मेरी देखभाल की थी। ऐसे न जाने कितने ही विचार अम्मा के मन में उठ रहे और फिर स्वयं ही उनको शांत भी कर रही थी। एक दिन माधुरी कुलदीप के साथ अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गई। अम्मा अकेली बाहर आंगन में, जो कोई संयुक्त रूप से सभी किराएदारों का था, धूप सेक रही थी। तभी पड़ोस में सीमा, जो कि पिछले 3 सालों से इसी मकान में किराएदार थी, अम्मा के पास बैठ गई। कुशल क्षेम पूछने के बाद बातों ही बातों में उसने बड़ी बहू का जिक्र कर दिया। अम्मा ने उत्सुकतावश पूछा तो सीमा कहने लगी, अम्मा, बड़ी भाभी तो यहाँ हफ्ते में 2-3 बार जरूर आती हैं, दोनों देवरानी जेठानी में बहुत प्यार है। सीमा ने सीधे सरल तरीके से अम्मा को बताया, लेकिन अम्मा अब हकीकत समझ गई कि माधुरी के इस कटु व्यवहार के पीछे क्या कारण है। माधुरी और बड़ी बहू की बढ़ती नजदीकियों ने माधुरी और अम्मा के बीच खाइयां बना दी। बड़ी बहू का अम्मा के प्रति कड़वा व्यवहार अब माधुरी के व्यवहार में भी झलकने लगा था। अब इस एक कमरे के घर में अम्मा का मन भी घुटने लगा था। अम्मा तो शास्त्री जी के साथ पहाड़ के स्वतंत्र जीवन में रहने की आदी हो गई थी, इसलिए इस कमरे के एक घर में रहकर उन्हें घुटन महसूस होना स्वाभाविक ही था। कई बार तो अम्मा मन ही मन शास्त्री जी को याद करते करते इतनी व्याकुल हो उठती कि उनका मन उड़कर पहाड़ के अपने घर पर जाने को तड़पता, लेकिन क्या करती। अम्मा को लगता उसी की वजह से बहू के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया है। अपनी दिन भर की परेशानियों की खींच वह कुलदीप पर ही निकालती है। कुलदीप भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था, किंतु समझकर भी वह मौन साधे रहता। वह नहीं चाहता कि घर में किसी प्रकार का कलेश पैदा हो। अक्सर बेटों के सामने यह समस्या हो जाती है जब उन्हें माँ और पत्नी में सामंजस्य स्थापित करना होता है। अम्मा को अपने घर की बहुत याद सताती। कितना खुला खुला था अपना घर, आगे आंगन और छत भी अपनी। जयदीप इन 8 महीनों में लगातार उसके खर्चे के लिए 2-2 हजार रुपये भाइयों को भेजता रहा, लेकिन वे कहीं भी गिनती में नहीं है। इलाज के नाम पर अम्मा की दवाइयाँ सरकारी अस्पताल से आ रही थी, 2 जून की रोटी और पहनने के लिए 2 जोड़े कपड़े, बस इसके अलावा क्या खर्चा था अम्मा का। अम्मा को अब राहत महसूस होने लगी थी कि कुछ ही दिनों में वह अपने घर चली जाएंगी। वहां भी तो दूसरी बहू के अपमान और घृणा का सामना करना पड़ेगा, किंतु इस सब के बावजूद भी घर तो अपना है। कुलदीप तो माँ को भेजने के लिए राजी नहीं था, पर अम्मा ने ही जिद पकड़ ली थी घर जाने की। अब कुलदीप अम्मा को दूसरे भाई के यहाँ छोड़ आया। फुटबॉल बन गया था अम्मा का जीवन, कभी इधर तो कभी उधर, ना जाने कब तक ऐसे झेलना पड़ेगा। कुलदीप और अम्मा के साथ साथ सुरेश भी घर आ गया था। पूरे 8 माह बाद अम्मा वापस आई तो दोनों बेटियां और दामाद भी पहुंच गए खबर लेने। अम्मा की हालत देखकर उन्हें दुख हुआ।
वे तो सोच रहे थे कि अम्मा दिल्ली में बेटों के साथ रह रही हैं तो काफी स्वस्थ हो गई होंगी, किंतु उलट वह सूखकर कांटा हो गई। दोनों दामाद अपने सास ससुर की बहुत इज्जत करते थे। अम्मा की हालत देखकर उनसे रहा ना गया। रात को बड़े दामाद ने प्रस्ताव रख दिया, अम्मा को यदि हम लोग अपने साथ ले जाएं तो कैसा रहेगा। सुनकर तो बड़े भाई भड़क गए। हम लोग तो कोई कमी नहीं कर रहे अम्मा के लिए, बड़ा भाई बोला। हमने तो यह नहीं कहा भैया कि आप लोग कोई कमी कर रहे हैं, हम तो यह कह रहे हैं कि हमें भी माँ की सेवा का मौका मिल जाता। बहन ने समझाया तो भाई थोड़ा सा शांत दिखाई दिया, और अब की बार दूसरा भाई बोला, चार चार बेटों के रहते अम्मा बेटियों के पास रहेंगी तो लोग क्या कहेंगे। अम्मा की हालत से अधिक उन्हें लोगों के कहने की चिंता थी। बहन समझ गई और मन ही मन सोचने लगी कि अम्मा की जो बेकदरी कर रहे हो उसके बारे में क्या लोग नहीं कह रहे, यह नहीं पता तुम्हें। लेकिन मन की बात मन में रखी, कहा कुछ नहीं। दामाद भी समझ गए कि अपने झूठे मान सम्मान को बचाने और लोक लाज के डर से वे अम्मा को किसी भी बेटी के पास नहीं भेजेंगे। गुस्सा तो बहुत आया दोनों दामादों को, पर करते क्या। मन तो कर रहा था इनसे बिना पूछे अम्मा का सामान बांध कर ले जाएं अपने साथ, लेकिन नैतिकता इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। बात आगे होती, लेकिन अम्मा ने खुद ही कह दिया, नहीं मैं नहीं जाऊंगी अब किसी के पास। बेटों के होते हुए बेटियों के पास जाकर रहना अम्मा के पुरानपंथी मन को अच्छा नहीं लगा। बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। अम्मा को बेटों के टुकड़ों पर पलना मंजूर था, पर बेटियों के यहाँ जाकर रहना नहीं। आखिर बेटियां भी क्या करती। आंसू बहाकर चली गई अपने ससुराल। अम्मा फिर से दूसरे बेटे और बहू के भरोसे छूट गई। किस्मत से उसी दिन सबसे छोटा बेटा जयदीप भी छुट्टी पर घर पहुंच गया। 2 महीने की छुट्टी पर आया था और सौभाग्य से उसे अपने घर से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर ही सुविधाजनक स्थान पर ड्यूटी मिल गई। उसकी यूनिट 3 वर्ष के लिए पोस्टिंग आ गई थी। यहाँ पर आते ही तीनों बड़े भाइयों को फरमान सुना दिया, अम्मा अब कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे साथ इसी घर में। तीनों भाई हक्के बक्के रह गए, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तो क्या यह नौकरी छोड़ा है, भगौड़ा तो नहीं हो गया फौज से, वापस तो नहीं भेज दिया। तीनों अपने अपने दृष्टिकोण से सोच रहे थे। तीनों को ठगा हुआ देख उसने खुद ही बता दिया, 3 वर्षों के लिए मेरी यूनिट यहीं पर आ गई। सुनकर भाइयों ने संतोष लिया, चलो अच्छा हुआ, समाधान तो निकला। 2 महीने तक तो छुट्टी थी उसकी, फिर उसके बाद यहीं ज्वाइनिंग करनी थी उसे। नेपाल से लगती सीमा थी यहाँ, सो हमेशा ही फौज का कैंप रहता है यहाँ पर। बारी बारी से सब यूनिटें आती जाती रहती। तीनों भाई उसके यहाँ आने से खुश हुए, लेकिन दूसरे भाई की पत्नी इस बात से टीस हो गई। 2,000 रुपये महीने की आमदनी पर ब्रेक जो लग गया था उसके। बहुत होते हैं 2,000 रुपये भी, मन ही मन सोचा उसने, कौन सा इतना खर्चा लगता बुढ़िया पर, इतने में तो अपनी सब्जी का खर्चा निकल जाता। अम्मा के जीने मरने में भी सबको अपना अपना स्वार्थ दिख रहा था। पत्नियों की नज़र अम्मा के गहनों पर थी, तो भाइयों की नज़र घर के बंटवारे पर। फिलहाल तीनों भाइयों का मन काफी हल्का हो गया। दूसरे दिन दिल्ली वाले दोनों भाई वापस ड्यूटी पर चले गए। सूख कर कांटा हो गई थी अम्मा, शरीर में कुछ भी जान नहीं रह गई, लेकिन छोटे बेटे की यही नियुक्ति होने से खुशी थी इस मन में। इसी खुशी में छोटे के लिए अपने ही हाथ से एक दो दिन कच्चा पक्का खाना खिलाकर संतोष भी मिला अम्मा को। लेकिन छोटा भी समझ गया कि अब खाना बनाने की सामर्थ्य नहीं रही अम्मा में। वह खुद ही सुबह शाम रसोई में चला जाता, अधिकांश काम खुद ही निपटाता, झाड़ू पोछा से लेकर चौका बर्तन तक वह खुद ही निपटाता। अपने और अम्मा के कपड़े भी वह खुद ही धो लेता। उस पर काम की यह अधिकता भी अम्मा को बर्दाश्त नहीं होती, तो पास बैठकर अम्मा बोली, तू भी शादी कर ले तो तेरी बहू का चांद सा मुखड़ा भी देख लूं तो चैन से मर सकूंगी। नहीं अम्मा, प्रतिरोध किया छोटे ने, 3 3 बहुएं लाकर तबीयत नहीं भरी जो चौथी और लाने की बात कर रही हो। मेरी तो छोड़, तेरे भविष्य की बात कर रही हूँ। लेकिन छोटे को तो भ्या नाम से ही घृणा हो गई थी। शादी होने के पश्चात अम्मा के प्रति भाइयों के बदलते रुख के लिए वह भाभियों को ही जिम्मेदार मानता था। भाइयों का रुख तो अलग बात है, भाभियों के कटु वचन और कुचक्र देखकर सुनकर तो शादी के नाम से छोटा बुरी तरह भयभीत होने लगा। क्या करना है ऐसी शादी करके जिससे परिवार के बीच विघटन हो जाए, माँ बेटे के बीच लकीर खींच जाए, भाई भाइयों के बीच तलवारें खींच जाए। लेकिन अम्मा जिद पर उतर आई थी। जवान बेटे को बहू की तरह काम करते देख उसका मन बेचैन हो उठता। अम्मा ने कड़ाई से कह दिया कि यदि मेरी बात नहीं मानेगा तो किचन में नहीं घुसना है, कर लूंगी जैसा भी हो, कच्चा पक्का बना लूंगी। समस्या के समाधान और माँ की जिद के आगे बीच का रास्ता निकाल दिया जयदीप ने। उसने खाना बनाने और माँ की सेवा करने के लिए एक नौकरानी रख ली थी, लेकिन वह ज़्यादा दिन टिक नहीं सकी। उसके चले जाने के बाद जयदीप ने दूसरी नौकरानी का प्रबंध कर लिया।
लेकिन वह तो और शातिर निकली। अम्मा की बीमारी और लाचारी का फायदा उठाकर घर के सामान पर ही हाथ साफ करके चलती बनी। अम्मा बार बार एक ही बात रट लगाई रहती, अरे यदि तू मुझे कुछ दिन और जिंदा रखना चाहता है तो मेरी बात मान ले, बहू ले आ मेरे लिए। बहू के हाथ की रोटी मिलेगी तो 2-4 दिन और प्राण टिक जाएंगे मेरे, मरूंगी भी तो शांति के साथ। हालांकि अम्मा भी जानती थी कि 3-3 बहू के हाथ की रोटी किस कदर खाई थी उसने, किंतु यह बात तो सिर्फ बहाना थी। असल बात तो वह जीते जी अपने छोटे का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। जयदीप भी तो माँ की इस भावना को समझता था। बहुओं ने अम्मा को कैसी रोटी खिलाई यह उससे भी छुपा हुआ नहीं था। अब अगर चौथी भी वैसी निकल जाए तो क्या होगा, सोच कर रूह कांप जाती। रोज रोज सुबह और शाम माँ की इसी रट से उसे नए सिरे से सोचने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन वह इस सत्य को भी जानता था, यदि सही से ढंग से सेवा हुई अम्मा की तो काफी वर्ष तक जिएगी। अब इतनी उम्र भी तो नहीं अम्मा की। असमय ही पिता के चले जाने से, बहुओं और बेटों की उपेक्षा के चलते समय से पहले बुढ़ापे ने घेर लिया अम्मा को। वह चाहता था अम्मा जीवित रहें, उसे माँ की जरूरत थी। मन में कई आशंकाएं जन्म लेती। शादी के बाद कहीं उसके संबंध भाइयों से ना बिगड़े, कहीं उसकी भी पत्नी भाभियों की तरह ही ना निकले। अनेक दुर्भावनाएं भी आती हैं तो कई बार मन कहता कि अपनी पत्नी और परिवार में को मुट्ठी में रखना तो मर्द के हाथ में होता है। यदि पत्नी परिवार के अनुरूप ना हो तो सारे विकल्प खुले होते हैं आदमी के सामने। कोई जरूरी तो नहीं घुट घुट कर रिश्तों को झेला जाए। बहुत सोच विचार के बाद उसने अम्मा को शादी के लिए हाँ कह दी। अम्मा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसी दिन अपने भाई को तुरंत ही लड़की खोजने हेतु संदेश भी भिजवा दिया, साथ में कहलवा दिया लड़की गरीब घर की चाहिए, दान दहेज भी कुछ नहीं चाहिए, शादी भी बहुत सादगी से होगी। मामा की तो विशेषता थी ही इस मामले में। तीसरे ही दिन एक नहीं बल्कि 4-4 रिश्ते और लड़कियों के फोटो लाकर घर पहुंचा दिए। मामा जी ने ही सलाह दी कि खुद ही लड़की देखने साथ में चले तो एक कर चारों लड़कियों को दिखा देंगे। मामा जी की बात बड़ी अटपटी लगी उसे। बोला मामा जी आप ही पहले ये बताइए आपको चारों में से कौन सी लड़की और परिवार ज्यादा पसंद है, मैं केवल वही देखने जाऊंगा। मामा जी को तो सबसे मुफीद रिश्ता लगा, वह उन्होंने बता दिया। पढ़ी लिखी लड़की थी, परिवार गरीब था लेकिन संस्कारी। तय हो गया कि कल ही चलेंगे। जयदीप चाहता था कि बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सब कुछ संपन्न हो जाए। 1.25 साल की अपनी इस नौकरी में बहुत ज्यादा जमा नहीं कर पाया वह, लेकिन जितना कुछ भी उसके पास था वह मोहल्ले पड़ोस को एक समय के भोजन करवाने के लिए काफी था। लड़की पहली ही नजर में पसंद आ गई जयदीप को। लड़की ही नहीं, लड़की का घर बार परिवार भी पसंद आया। गरीब कृषक परिवार था किंतु सीधे साधे और संस्कारी लोग। लड़की के पिता तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति लगे। जयदीप की शादी को लेकर अम्मा की भी कई हसरतें थी, लेकिन बेटा था उसका। आखिर वह चाहती थी कि और बेटों की तरह से उसकी शादी भी धूमधाम से हो, लेकिन जयदीप राजी नहीं था। फिर शादी में होने वाले खर्चे की भी चिंता थी अम्मा को। कुलदीप की शादी से पूर्व कितना बवंडर हो गया था घर में। दोनों बड़े भाइयों ने हाथ झाड़ दिए थे अपने अपने, रो पीट कर 30-30 हजार जमा कर पाए थे। अब फिर छोटे की शादी की बात आएगी तो वही इतिहास दोहराएंगे। पहले तो 2 ही थे, अब 3 भाई, किंतु खर्चे की नौबत आएगी तो पल्ला झाड़ लेंगे तीनों। सो अम्मा ने तय किया सादगी से ही विवाह किया जाए। इस बार वह किसी को भी छोटे की शादी के लिए खर्चा करने को नहीं कहेंगी। बात पक्की करवा दी अम्मा ने और शादी के लिए भी 3 महीने बाद की तिथि तय कर दी। तीनों बेटे को इत्तला कर दी अम्मा ने। छोटे की शादी की तिथि की सूचना पाकर हाथ पांव फूल गए थे तीनों भाइयों के। अभी 1 वर्ष पहले ही तो कुलदीप की शादी की है उन्होंने। 1 वर्ष के अंदर 2-2 शादियां कैसे कर पाएंगे, आखिर पैसा आएगा कहाँ से हमारे पास। अब अम्मा फिर हमें घर बुलाकर वही पुरानी बात दोहराएगी, फिर वही किस्सा जो 1 वर्ष पहले हुआ था। तीनों को बहुत तनाव हो गया, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि शादी एकदम सादगी से हो रही है और उन पर खर्चे की कोई डिमांड नहीं है तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। 2 माह की छुट्टी काटकर वही ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली थी जयदीप ने। इन 2 महीनों में उसने मामा जी की मदद से शादी के लिए आवश्यक सामान जुटाकर सारी तैयारी भी पूरी कर ली। अब वह घर से सुबह ड्यूटी पर जाता और शाम को लौट आता था। उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उसके उच्च अधिकारियों ने उसे ऑफिस से संबद्ध कर दिया और रात्रि को अपनी मां के पास घर जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। 3 माह किसी तरह कट गए। शादी की तिथि नजदीक आई तो दोनों दिल्ली वाले भाई परिवार के साथ घर पहुंच गए। सुने घर में एक बार फिर रौनक आ गई। भाई लोग यहाँ जहाँ जिम्मेदारी मुक्ति के कारण आश्वस्त थे तो वहीं बहुएं आशंकित। उन्हें शंका थी कि अम्मा इस बार अपने बचे कुचे गहने बेच डालेंगी और अम्मा के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा।
और हुआ भी ऐसा ही। अब उनके हाथ कुछ आने वाला तो था नहीं। अम्मा ने गहने बेचे तो नहीं, लेकिन उन गहनों को तुड़वाकर छोटे की बहू के लिए दूसरे गहने बनवा लिए थे। तीनों बहुओं के लिए गहने बनाए थे अम्मा ने, तो फिर छोटे की बहू के लिए भला क्यों ना बनाती। निश्चित दिन पर शादी भी हो गई। बहुत ही संक्षिप्त सा कार्यक्रम रखा गया था। बैंड बाजा कुछ नहीं किया था। नाते रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस के 20 आदमी मिलकर दूल्हे के साथ पहुंचे थे लड़की लेने। वहीं एक मंदिर में शादी कर बहू को ले आए थे। घर में जरूर उस दिन भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें मोहल्ले सहित सभी नातेदार, रिश्तेदार और जयदीप के दोस्त शामिल हुए। सुनीता के रूप में चौथी बहू ले आई थी अम्मा। शरीर तो इजाजत नहीं दे रहा था अम्मा का, किंतु उत्साह और खुशी के मारे कप कप आते शरीर के साथ ही सारी रस्मों में हिस्सा लिया था अम्मा ने। नई नवेली दुल्हन को पाकर जयदीप भी प्रसन्न था। जयदीप ही क्यों, सभी प्रसन्न थे। भाई लोग तो कुछ ज्यादा ही प्रसन्न थे। चलो खर्चा बच गया। छोटे ने ही सारा खर्चा उठाया था अपनी शादी का, और सुनीता ने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। धीरे धीरे सभी मेहमान और रिश्तेदार अपने अपने घरों को चलते बने। दिल्ली वाले दोनों भाई भी सब परिवार लौट गए। सुनीता छोटे घर की कामकाजी बेटी थी। उसे नई जगह की सारी व्यवस्थाओं को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। जयदीप का जीवन अब नए ढर्रे पर ही चल निकला। साथ ही अम्मा के जीवन में कुछ राहत जरूर आ गई थी। अब उसे समय से खाना पीना और दवाई मिल रही थी। छोटी बहू सेवा भी खूब कर रही थी, लेकिन अम्मा को अब किसी पर भरोसा ना रहा। ना जाने कब यह बहू भी रंग बदल ले। अम्मा सोचती अब तो शांति से मर सकेगी वह। शास्त्री जी के जाने के बाद उसने अपने किसी भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। घोर तंगी और कठिन परिस्थितियों के बाद भी उसने शास्त्री जी के सपने पूरे किए। किसी को भी एहसास नहीं होने दिया कि इस परिवार का कोई मुखिया नहीं है। दर दर की ठोकर खाई उसने, अपमान और उपेक्षा सही। बाहर वालों की ही नहीं, बल्कि अपनों की ही बेरुखी भी झेलनी पड़ी उसे। लेकिन अब वह सारी जिम्मेदारियों से मुक्त थी। अपने जीते जी सबका घर बसा दिया था उसने। अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया था उसे। बेटे बहुए चाहे जैसे भी हों, आखिर थे तो उसी के। अम्मा को विश्वास था कि उसके मरते दम सबके एक हो जाएंगे, लेकिन इंसान का सोचा हुआ इंसान के पास ही रहता है। होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। अम्मा को कहाँ मालूम था कि अभी उसे और क्या क्या देखना पड़ेगा। घर में अब शांति थी। एक ही घर के अलग अलग हिस्सों में रह रही बहुओं ने में ना के बराबर बात होती थी। कुछ खास बात होती तो ही आपस में बोलती, वरना अपने अपने कामों में व्यस्त रहती। यही स्थिति भाइयों की भी थी। दुआ सलामी और आओ बैठ तक ही बात होती। दिन भर दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर होते। बस कभी कभार सायंकाल को मिलते तो एक साथ चाय पी लेते। लेकिन दिल्ली में रह रही बहुओं की अब काफी नजदीकी बढ़ गई थी। अब दोनों एक दूसरे के घर में आने जाने लगी थी। यह देख दोनों भाइयों को भी खुशी होती। दोनों देवरानी जेठानी जब मिलती तो उनकी बातों का विषय अपनी समस्याएं ही रहती। दोनों अपनी अपनी आर्थिक तंगी का रोना रोती और घूम फिर कर बात घर में रह रही देवर देवरानी और जेठ जेठानी पर आकर टिक जाती। कल की ही बात है, जब दोनों देवरानी जेठानी मिली तो उनके मन को वह गुबार बाहर आ गया जो लंबे समय से अंदर था। अरे दीदी, वे लोग तो पुण्य कमा कर लाए हैं, ससुर जी के बनाए इतने बड़े मकान में ऐश कर रहे हैं। छोटी कहती, हाँ माधुरी, तू ठीक ही कहती है। मैंने तो उस घर में कभी भी सुख नहीं भरा, हमेशा जिम्मेदारियों का पहाड़ ढोया है सिर पर। बड़ी कहती, दीदी यहाँ तो हमें कितनी कठिनाइयों में किराए के एक कमरे में गुजारा करना पड़ रहा है। अपना घर कितना बड़ा है, खुला खुला। छोटी अपना दुख व्यक्त करती, मैं तो पिछले कई सालों से यह दुख झेल रही हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर चले जाएं, पर क्या करें, बच्चों की पढ़ाई की भी मजबूरी है। रश्मि भी अपना दुखड़ा सुनाती, अरे वे लोग कितने आराम से रह रहे हैं वहां पर 2 हिस्सों में। हिस्से तो 4 होने थे, लेकिन 2 हिस्से हो रखे हैं। हमारा तो जैसा हक ही नहीं हो वहां पर। रश्मि ने वह बात कह दी जिसको कहने के लिए माधुरी भूमिका बांध रही थी। तो दीदी, तुम जेडी से बात क्यों नहीं करती? करनी पड़ेगी अब तो, लेकिन तू भी देवर जी को यह बात समझा, रश्मि बोली। दोनों एक मत होकर अपने अपने घरों को चली गईं। बात मन में बैठ गई तो बात आगे भी बढ़ी। दोनों भाइयों ने सोचा कि कहती तो उनकी पत्नियां बिल्कुल ठीक ही हैं। पत्नियों की रोज रोज के दुखड़े रोने से अजीज आ गए दोनों। बात कुछ गलत भी नहीं थी। उनका भी तो अधिकार है उस घर पर। यदि हिस्से ना होते तो बात ही नहीं थी, लेकिन जब हिस्से हुए तो 2 क्यों हुए, 4 क्यों नहीं। इसी बात पर दोनों भाई साथ भी बैठ गए। बात एक दूसरे की समझ में आ भी गई, और समझ में आई तो एक मत भी हो गए और पहुंच गए छुट्टी लेकर घर। चारों भाई एक साथ बैठे।
दोनों को भी मकान में अपना हिस्सा चाहिए था, लेकिन शास्त्री जी ने मकान हिस्सा करने के मतलब से तो बनाया ही नहीं था। उन्होंने तो कभी कल्पना तक नहीं की होगी कि एक दिन इस घर में दीवारें डालने की नौबत आ जाएगी। 4 भाइयों की दृष्टि से उन्होंने 4 कमरे तो बनवाए थे, लेकिन देखा जाए तो इन 4 कमरों में किसी भी तरह बंटवारा नहीं हो पा रहा था। भाई, हम लोग भी 6-6 घर आते हैं तो हमारे परिवार को मेहमानों की तरह रहना पड़ता है, बड़े भाई ने कहा। अपना हिस्सा हो तो कैसे भी रह सकते हैं, कितने दिन भी रह सकते हैं, तीसरे ने समर्थन किया। आप अपने हिस्से किसी को दे दें या फिर ताला लगा दें, पर हिस्सा तो हमारा भी बनता है, बड़े ने तर्क दिया। दूसरा भाई बात की गंभीरता को समझ चुका था, भूलने के लिए कुछ था ही नहीं उसके पास, जबकि छोटा सबकी बातें धैर्य से सुन रहा था। हिस्सा तो हो बनता है, पर हिस्से होंगे कैसे? कुछ देर बाद दिनेश बोला, जैसे भी हो करना तो पड़ेगा ही। अब बड़ा अड़ गया। हाँ, एक एक कमरा ही सही, लेकिन 4 हिस्से करने चाहिए, तीसरा भाई बोला। काफी विचार मंथन के बाद दूसरे भाई ने बीच का रास्ता निकाल लिया। ऐसा करते हैं कि मकान की आज की कीमत निकाल लेते हैं, उसके 4 हिस्से कर देते हैं, फिर जिस भाई को भी मकान चाहिए होगा वह बाकी के तीनों भाइयों को उनके हिस्से का पैसा चुकाएगा। और माँ का हिस्सा? माँ कहाँ जाएगी? छोटा, जो अभी तक चुप बैठा था, उसने अपना तर्क दिया। झटका लगा तीनों भाइयों को। क्या बात कह दी इसने? तीनों ने सोचा, माँ रहती तो इसी के साथ है, फिर माँ के बाद वह हिस्सा इसी का हो जाएगा। माँ का हिस्सा? माँ क्या करेगी हिस्से का? हम है ना उसके लिए। बड़े ने बड़ी चतुरता से कहा, हाँ भाई ठीक कहता है, माँ कहाँ जाएगी अपना हिस्सा लेकर। दूसरे ने उसकी बात समर्थन की, माँ अब रहेगी कितने दिन, मिलकर पाल लेंगे। तीसरे ने भी उस बात पर मोहर लगा दी। तीनों भाई एक हो गए। मालूम है मिलकर पाल लोगे, 4 महीने पालने की तो हिम्मत नहीं हुई तुम लोगों की। छोटे ने कटुता से कहा, क्यों नहीं पाला हमने? सबने 4-4 महीने अपने पास रखा है माँ को। बड़ा कुछ उग्र हो गया था। हाँ रखा है अपने पास आपने, लेकिन 2-2 हजार रुपए भेजे हैं मैंने माँ के खर्चे के लिए। छोटे ने भी उसी अंदाज में बात का जवाब दिया। तीनों चुप, कोई जवाब नहीं था उनके पास। कुछ देर की खामोशी के बाद फिर बड़े भाई ने बड़े मुलायम स्वर में कहा, छोटे, तुझसे इसलिए खर्चा लिया कि तू माँ को 4 महीने रखने की स्थिति में नहीं था। हाँ, तेरी भी तो 4 महीने रखने की जिम्मेदारी थी, कहाँ ले जाता माँ को? दूसरे ने भी तत्काल बात पूरी की। अरे 2 हजार तो अम्मा की दवाई के लिए पूरे नहीं होते थे। तीसरे ने उस बात में मजबूती दी। अकेला पड़ गया था छोटा, उसने उनके सामने हथियार डाल दिए। अब बड़े ने बात को आगे बढ़ाया, तो कीमत तय कर लो मकान की, और कौन भाई इस मकान को रखेगा यह भी तय कर दो। कुछ देर खामोशी रही। दोनों दिल्ली वालों की तो जरूरत थी नहीं, उन्हें क्या करना था मकान रखकर। बच्चे तो दिल्ली में हैं, दिल्ली में ही रहेंगे। जरूरत दूसरे भाई की सबसे ज्यादा थी। वह इसी जगह नौकरी पर था, उसे हमेशा यही नौकरी करनी थी, परिवार भी यहीं रहना था उसका। जरूरत छोटे की भी हो सकती थी, पर अभी उसके बाल ना बच्चे, ऊपर से फौज की नौकरी, ना जाने कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी। माँ के बाद क्या करेगा इतने बड़े घर का? वह भी तो साथ ले जाएगा अपने बच्चों को। माना अगर वह घर खरीद भी लेता है, लेकिन पैसा कहाँ था उसके पास? अभी अभी तो शादी हुई थी, सारी जमा पूंजी खत्म थी उसके पास। चारों भाई अपने अपने ढंग से सोच रहे थे। लंबी खामोशी के बाद दूसरे नंबर वाला भाई बोला, मकान मुझे चाहिए, मैं चुकाऊंगा सबका हिस्सा, लेकिन बारी बारी से। जिसका भी हिस्सा चुकाऊंगा वह उसी दिन से अपना दावा छोड़ देगा मकान का। तुरंत राजी हो गए। दिल्ली वाले उन्हें जरूरत थी नहीं, बदले में पैसा मिल रहा था। कुछ ना होगा तो वह पैसे से दिल्ली में कहीं दूर दराज इलाके में एक छोटा जमीन का टुकड़ा तो ले लेंगे। छोटा मौन रहा। फैसले के आगे वह बोलता भी क्या, लाचार था। तय हो गया, आज से ही 4 हिस्से समझे जाएं मकान के। जिस दिन दूसरा भाई सबका पैसा चुका देगा, पूरा मकान उसका हो जाएगा। फैसले से संतुष्ट दोनों दिल्ली वाले भाई अगले दिन सुबह ही दिल्ली चले गए। अम्मा को कुछ खटका जरूर हुआ। दोनों भाइयों को अचानक दिल्ली से घर आना और चारों भाइयों का गुपचुप बैठना समझ में नहीं आया। चारों के बीच यह भी तय हो गया कि यह बात अम्मा से छिपा कर रखी जाए, लेकिन माँ तो आखिर माँ थी। शंका जरूर पैदा हुई अम्मा के दिल में। दोनों के दिल्ली चले जाने के बाद उसने छोटे से पूछ लिया, अरे छोटे, क्या बात हुई तुम चारों में? कुछ नहीं माँ, बैठकर भविष्य की योजना कर रहे थे। नहीं नहीं, कुछ तो है, अचानक कैसे से दिल्ली से आए ये लोग? छुट्टी थी उनकी, इसलिए आपको देखने आए थे, छोटे ने समझाया। समझ गई अम्मा कि छोटा कुछ छिपा रहा है। मालूम था अम्मा को कि कितनी चिंता है उन्हें अपनी माँ की। एक दिन की छुट्टी में देखने आएंगे। माँ उससे तो कुछ आगे बोली नहीं, किंतु उसकी ड्यूटी पर चले जाने के बाद बहू को कुरेदने लगी। पहले तो बहू ने कुछ नहीं बताया, किंतु बार बार कुरेदने पर आखिर उसने सारी बातें बता ही। कलेजा मुंह को आ गया अम्मा का। जैसे घर बंटवारे और बिकने की बात सुनकर अम्मा व्याकुल हो गई।
कितने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं उसे। तो तुम यह घर खाली कर दोगे? कांपती आवाज में बहू से पूछा अम्मा ने। नहीं, अभी नहीं, पहले आपके बेटे अपने लिए सरकारी कमरा देखेंगे, फिर हम सभी वहां जाएंगे, बहू ने कहा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी शास्त्री जी की आखिरी निशानी छोड़कर। जहां उन्होंने आखिरी सांस ली वहां मैं भी दम तोड़ूंगी। अंतिम समय में अपना घर छोड़ने की कल्पना से कांप उठी थी अम्मा की रूह। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, कोई मुझसे खाली नहीं करा सकता मेरा घर। शास्त्री जी ने कितने प्यार से बनाया था यह घर, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मा बड़बड़ाने लगी। माँ जी अभी कौन जा रहा है, हम नहीं जा रहे हैं। बहू ने बहलाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने तो एक ही रट पकड़ ली। कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं पर मरूंगी। शास्त्री जी की निशानी है मेरा यह घर, मेरा घर। झटका लग गया अम्मा को। बस बड़बड़ाए जा रही थी। शाम को जयदीप घर आया तो माँ की मानसिक हालत देखकर परेशान हो गया। अरे क्या हो गया अम्मा को? उसने पत्नी से पूछा। पता नहीं, सुबह से यही बड़बड़ा रही है। पत्नी ने सारी बातें बता दी। बहुत नाराज हुआ वह पत्नी पर। आखिर क्या जरूरत थी माँ को यह सब बताने की? उसने माँ का माथा छुआ तो तप रहा था। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं मरना है, शास्त्री जी की निशानी है ये। अम्मा बुखार में बड़बड़ाए जा रही थी। घबराकर वह तुरंत डॉक्टर को लेने दौड़ा। डॉक्टर आया, चेकअप किया, दवाइयाँ लिख दी, एक इंजेक्शन दे दिया, हार्ट पर शॉक लगाया जबरदस्त। ऐसे मामले में कभी कभी पेशेंट कोमा जैसी स्थिति में भी चला जाता है, डॉक्टर ने बताया। चिंता की रेखाएं उभर आई जयदीप के माथे पर। अब क्या होगा, कैसे बचाएगा अम्मा का जीवन? एक नहीं अनेक डॉक्टरों को दिखा दिया उसने अम्मा को, लेकिन डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। माँ की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। बड़बड़ाहट अब बढ़ती जा रही थी। एक और अम्मा की बीमारी, दूसरी और अपनी नौकरी। बड़ी ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा था जयदीप को, लेकिन वह फिर भी परेशानियों का मुकाबला कर रहा था। मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से एक और मुसीबत सिर पर आकर खड़ी हो गई। दिनेश मकान के बंटवारे के उसके पैसे उसके हाथ में पकड़ा गया। भाभी बोली, देवर जी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जगह कम पड़ रही है, अब तुम जितनी जल्दी हो सके मकान खाली कर दो। जमीन खिसक गई उसके पैरों तले की। कितने निर्दयी हो गए हैं ये लोग। अम्मा एक माह से खटिया पर पड़ी बड़बड़ा रही है और ये लोग उसे बेदखल करने पर तुले हैं। उसने अब मकान की तलाश शुरू कर दी। सरकारी मकान तो तुरंत मिलने से रहा, फिलहाल किराए का मकान ही देखना होगा। माँ चारपाई पर पड़ी बड़बड़ाती रहती, लेकिन बगल में रह रहे बेटा बहू एक बार भी अम्मा को देखने तक नहीं आए। जैसे जैसे मकान खोजने की उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे अम्मा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। जब घर मिल गया जयदीप को तो उसने सामान बांधना शुरू किया। अम्मा को जैसे ही पता चला कि घर मिल गया तो वह घोर विषाद में पड़ गई। तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए। अब कोई इलाज नहीं रह गया। अगर इनकी कोई आखिरी इच्छा रह गई तो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। वह जानता था कि अम्मा की आखिरी इच्छा क्या थी। पिताजी के मेहनत और प्यार से बनाए घर को अम्मा किसी भी कीमत पर बिखेरने नहीं देना चाहती थी। जीते जी इस घर से नाता नहीं तोड़ना चाहती थी, यही अंतिम सांस लेना चाहती थी। अम्मा को घर ले आया वह, और भाइयों को भी सूचित कर दिया। अम्मा की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता था, इसलिए भाई के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। याचक स्वर में बोला, भैया मैं जल्दी ही घर खाली कर दूंगा, लेकिन अम्मा की अंतिम इच्छा इसी घर में अंतिम सांस लेने की है। क्या आप माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे? पसीज गया दिनेश। आखिर अम्मा का भी तो वह बेटा था। भाई मान गया तो संतोष की सांस ली जयदीप ने। अम्मा सन्नीपात में बड़बड़ाती, मेरे पति का यह घर, यह मुझे मत निकालो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मेरे पति की निशानी है। कप कपाती आवाज के साथ रोने का स्वर भी मिल जाता। तो दूसरे क्षण हंसती ने लगती, अम्मा, चार चार बेटे हैं मेरी, चार चार बहू, भागो वाली हूं मैं, भागो वाली। चारों के कंधे पर सवार होकर सीधा स्वर्ग जाऊंगी, सीधा स्वर्ग। उस बेचारी को अब होश नहीं रहा। उसे अब कहाँ मालूम कि जो बेटे जीते जी स्वर्ग नहीं दे पाए, क्या मरने के बाद देंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा था जयदीप को। बस माँ के सिरहाने बैठा रहा, माँ के बड़बड़ाने का अर्थ निकालने की कोशिश कर रहा था। आशा निराशाओं के बीच झूलते हुए भागो वाली अम्मा इस निर्दयी संसार से विदा हो गई। मुझे कहीं नहीं जाना, ये आखिरी शब्द निकले थे अम्मा के मुंह से। गर्दन एक और लटक गई, जोर से चीख उठा, माँ। तीनों भाई दौड़कर दरवाजे के पास पहुंचे। अम्मा चली गई, लेकिन आड़ोस पड़ोस मोहल्ले में रहने वालों को सबक दे गई। आगे से चार चार बेटों की माँ को कोई भागो वाली के नाम से ना पुकारे।